प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएम सर में। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के गणित का जो आपका सेट 1 2022 का जो पेपर कोड 822 ए भी दिया हुआ है बेटा, इसका हम संपूर्ण हल इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों शेयर करिए और हमारा जो चैनल है लर्न विद एसएम सर को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि जो भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम आपको मेन मुद्दे पर लेकर चलते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि आपका गणित का पेपर आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। यहाँ प्रिकॉशंस जो दिया हुआ है डायरेक्शन वो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको लेकर सीधे आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। सभी खंड कीजिए और इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है प्रत्येक क्वेश्चन सभी खंड करने का डायरेक्शन क्या है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है और सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है बेटा, मतलब कॉपी में सही उत्तर लिखना है। ठीक, अब पहला जो 1 क्वेश्चन क नंबर का क्वेश्चन है, 1 का जो क क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या बेटा ये आपका 0 हो नहीं सकता, 1 भी आपका भाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है 1 और 2 से कटेगा, अदर नंबर से नहीं कटेगा, तो 2 हमारा जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी 1 का क का तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लिख करके बताते हैं। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हल, यानी हल नंबर यह कह लिया जाए कि हल नंबर 1 है। ठीक है, अब हल नंबर 1 यानी पहले क्वेश्चन का हल हम लोग को करना है, जिसमें कि हमारा जो पहला जो आ रहा है 1 का क। तो 1 के क में हम आपको अभी बताए कि अभाज्य संख्या पूछा है और अभाज्य संख्या हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 पर, आपका 3rd वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। 2 दिया हुआ है, ये अभाज्य संख्या है बेटा, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 1 का ख में दिया हुआ है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर होगा। इसका विविधकर निकालना है। तो इसके लिए बेटे हम लोग करेंगे क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। विविधकर निकालने के लिए आपका क्वेश्चन कौन सा हम लोग कर रहे हैं, तो 1 का जो ख नंबर का जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले मैं हल कर दूं इसको, उसके बाद बताऊंगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण है वो 3x² - 2x + 1/3 है = 0 है। 3 से गुणा करा दीजिए इसमें, तो आप देखेंगे कि 9x² + 3 का गुणा इसमें करेंगे 6x प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। इसमें करिए क्या, विविधकर का मान निकालने के लिए a b c का मान चाहिए। तो आप इसको जब ax² + bx + c = 0 से तुलना करोगे तो मैं डायरेक्ट ही निकाल दे रहा हूँ। a का मान 9 हो जाएगा, b का मान -6 और c का मान 1 हो जाएगा। अब इसमें चूंकि कहा है विविधकर का मान निकालने के लिए विविधकर d बराबर, बेटा सूत्र जानते हो, b² - 4ac होता है। अब क्या करिए, b का मान -6 है, -6 का स्क्वायर कर दो, माइनस का 4, a का मान 9 दिख रहा है तो 9 लिख दो और c का मान 1 है। -6 का स्क्वायर 36 कर दीजिए, माइनस 9 9 को 36 हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस कट जाएगा, इसमें विविधकर का मान 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1 का जो ख नंबर का क्वेश्चन है, 1 का ख में देखिए 0 है, किसी 4 ऑप्शन में है, चौथे पर 0 है, यानी ख का चौथा ऑप्शन सही है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन 1 का जो ख है, 1 का ख में कौन सा ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन बेटा सही है, जो 0 दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में जाने से पहले हम आपको बता दें, अब अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे 1 का ग देखेंगे बेटा। पहले हम इसको बताता हूँ 1 का ग क्या है, क्वेश्चन मैं पढ़कर बता रहा हूँ। ठीक, कह रहा यदि sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। sin a का मान दिया है, cos a का मान निकालना है। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका पहले हल करके मैं बताता हूं, यदि में जो देता है उसको आपको मैंने बताया है कि उसको दिया है में लिखा जाता है। और बेटा यहाँ दिया हुआ है sin a बराबर दिया है 3/5। तो कहना इसका ये है कि cos a का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि cos a बराबर अंडर रूट में फार्मूला होता है 1 - बेटा sin² a होता है।
तो 1 माइनस साइन ए का मान जो है 3/5, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट में डाल दीजिए। 1 माइनस अंदर ब्रैकेट हटाओ, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे बेटा। अब आप देखोगे फिर हल करोगे इसके नीचे 1 मान करके, तो 25 माइनस 9/25 हो जाएगा। और देखो ये घटा दो तो बेटा 16 हो जाएगा और नीचे हमारा 25 आ जाएगा। अब 16 का वर्गमूल 4 और 25 का क्या हो जाएगा 5, यानी हमारा जो कौसे बराबर हो जाएगा 4/5। तो हमें कासे का मान ज्ञात करना था। कासे का मान हमारा 4/5 आया है। 4/5 देखिए दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है बेटा। 1 का जो ग है, ग में आपका दूसरा जो है जो देखिए 4/5 आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है मैं उसको बता दूँ कि हमारा जो ऑप्शन था ग का सेकेंड नंबर, यानी ग का जो सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है बेटा सही है, जिसमें दिया हुआ है 4/5। ये हम लोग का आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, कासे का मान 4/5 आया हुआ है। ठीक, अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर बेटे लेकर चलते हैं और बताते हैं कि अगला क्वेश्चन आप कैसे करोगे। तो आपको मैंने बता दिया है 1 का ग। अब आपको हम क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बेटे 1 का घ नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैं हल करके आपको बताऊंगा। तो पहले तो हम इसको थोड़ा स्पेस दे करके नीचे मैं हल करके बताऊंगा आपको। तो जो उत्तर पुस्तिका में जब आप लिखेंगे कापी में वो तो डायरेक्ट करना, ये तो रफ वर्क करेंगे, लेकिन आपको मैं हल करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए आपका घ में दिया है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4:9 दिया है, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफलों में अनुपात, यानी बेटा ये दे रखा है हमारा, ध्यान से देखिए A1:A2 बराबर हमारा 4:9 दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि आपको भुजाओं में अनुपात बताना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात का वर्ग बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात, यानी A1/A2। तो आप देख सकते हैं A1 का मान मेरा 4 है और A2 का मान 9 है। तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जब निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 4/9। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा। तो भुजाओं में अनुपात हमको 2:3 मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है 1 का घ नंबर का क्वेश्चन देखो 2:3 है बेटा। घ का पहला ऑप्शन सही है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 1 का घ में जो हमारा जो पहला जो ऑप्शन है वो सही है बेटा, जो आया है 2:3, ये रिजल्ट हमारा फाइनल हो जाएगा। तो 1 का घ का पहला विकल्प सही है, ये हमने बता दिया, आपको हल करके बताया है कि किस तरह से हमारा 2:3 आया है। और ऐसे हल करने के बाद ही आप विकल्प को सही गलत लगाओगे बेटा, सही का चिन्ह लगाओगे। अगर आप बिना हल किए बिना समझे मार दोगे तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन गलत होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। इसलिए आप हल करिए, जो आएगा आंसर वही आप ऑप्शन में राइट मारेंगे। अब आपको घ के बाद आपको अंग बताने जा रहा हूँ। और 1 का अंग में देखो 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है। तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो समांतर माध्य 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम 1 का अंग क्वेश्चन आपको हम बताएंगे तो पहली बात ध्यान में रखो, हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग होता है बेटा, बटे होता है पदों की संख्या। तो इस फार्मूले का यूज अगर हम लोग करेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाया जाए कि पदों का योग, तो इसमें जो पद दिया हुआ है समांतर माध्य जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा समांतर माध्य 5 है। और पदों का योग की बात करें तो 3 प्लस हो जाएगा 4 प्लस हमारा 6 दिया हुआ है प्लस का यक्स दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसके बाद नीचे जो है पदों की संख्या, तो गिन लीजिए 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसके आगे क्या होगा। इसके आगे अगर हम देखें तो आप ये भाग में जाकर गुणा करा दीजिए इसमें, तो गुणा करा देंगे बेटे तो आपका हो जाएगा 4 5 20 बराबर क्या हो जाएगा 6 4 10 और 3 13, यानी 13 प्लस x हो जाएगा। 13 को इधर लाएंगे तो 20 हमारा हो जाएगा माइनस का 13 बराबर x हो जाएगा।
और इसको घटाएंगे तो कितना 20 में से 13 जाएगा तो 7, तो बराबर लिख दीजिए 7। तो यानी यक्स का मान 7 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो अंग क्वेश्चन था, समांतर माध्य वाला क्वेश्चन, आप देखो 7 कहाँ दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में सही है। तो 1 का अंग का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अंग का जो तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। इसमें मान कितना दिया है, तो 7 दिया है। तो 1 का पहले क्वेश्चन का अंग जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। अब आपको हम आगे ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंग के बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं पढ़कर आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी पूछा है, हमारे पास 2 बिंदु हैं बेटे। कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु। जब हमारे पास 2 बिंदु हैं तो अगर हम आपसे कहें कि यार 2 बिंदु में हमारा पहला बिंदु जो है वो मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट है, ए बिंदु का निर्देशांक जो दिया हुआ है वो दिया है 2,3 और बी बिंदु का जो निर्देशांक है वो दिया है हमारा 4,1। अब कह रहा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम ए बी बराबर हम एक फार्मूला जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बेटा होल स्क्वायर होता है। ठीक, अब आप x2 का मतलब आप कितना लिख सकते हो, x2 का मतलब लिख सकते हो 4 माइनस x1 का मतलब लिख सकते हैं 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मतलब हो जाएगा 1 माइनस y1 के मतलब हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, 4 में से 2 को घटा दीजिए, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आप देखेंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 4 जोड़ देंगे बेटा तो 2 गुणते 4, 2 गुणते 4 लिख सकते हो। अब 2 गुणते 4 लिखने का मतलब 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर हो जाएगा। तो ए बी बराबर 2 इंटू √2 हो जाएगा। इतना मात्रक हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर 2 इंटू √2 मात्रक हमारा आंसर आ चुका है बेटा। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं और बताते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। 1 का 6 नंबर का क्वेश्चन था, हमने हल किया। और इसका अगर मैं यहाँ पे हल चालू कर दिया हूँ तो मैं नीचे बता सकता हूँ कि 1 का 6 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो भाई, बीच की दूरी 2 इंटू √2 अगर आया होगा, 2 √2 देखो तीसरा में है। 6 का 3rd नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। यानी 1 6 के सामने कौन सा ऑप्शन को सही लिखेंगे, 3rd ऑप्शन को लिखेंगे, जिसमें मान कितना दिखा है 2 √2। ये हम लोग का आंसर हो गया बेटा। ठीक, चलिए हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो के साथ आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए बेटा। मैं ऐसे आपको क्वेश्चन इजी तरीके से बताऊंगा कि आपका 100% आपका जो है कि मैथ में आ जाना तय है बेटा। इसलिए चलिए हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए, सभी खंड करने का मतलब ये है कि आपको कैसे हल करना है। ठीक, तो चलिए सभी खंड करने का मतलब क्या है कि आपको पहले दूसरा का क है, तो मैं क्वेश्चन नंबर तो पढ़ के बता देता हूँ आपको। यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें k का मान ज्ञात करना है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बोर्ड में 100% एकदम आना तय है बेटा। इसलिए हम आपको दूसरा का जो क नंबर का जो क्वेश्चन है मैं हल करके बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो आपका दूसरा का क नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा जो है वो बता रहा है कि हमारा जो द्विघात समीकरण जो दिया है, पहले मैं उसको लिखूंगा। तो हल के बाद बेटे हम लिखेंगे दिया है, ध्यान से देखिएगा। और दिया हुआ है x² - 2kx - 6 = 0। अगर मैं इसको हल करता हूं तो पहले हमको ये भी चूँकि कह रहा है 1 मूल 3 है, चूँकि 1 मूल 3 है इसके मतलब x का मान 3 दिया हुआ है। ठीक, और इस x का मान जो है ऊपर रख देंगे, यानी रखने पर हम लिख देंगे ऐसे। और जैसे ही रखेंगे तो आप देख सकते हो 3 रखो इसमें, तो 3 का बेटा द्विघात समीकरण में रखना है। तो x के जगह पे 3 डालोगे, 3² 2k x के जगह पे 3 डाल दीजिए, -6 = 0 हो जाएगा। 3² मतलब 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, -6 k हो जाएगा, -6 = 0। अब आप देखेंगे कि 9 में से अगर 6 को घटा देंगे तो 3 -6 k = 0 हो जाएगा। और 3 को उधर ले जाइए तो -6k = -3, यानी
के इक्वल टू माइनस का 3 अपन -6 हो जाएगा, माइनस माइनस का भाग प्लस 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी के इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो के का मान पूछा था बेटा, ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। बस x का मान 3 समीकरण में रखकर सरल कर दीजिए, के का मान 1/2 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हम दूसरा का क क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं बेटे। अब आपको हम दूसरा का ख क्वेश्चन बताऊंगा, और दूसरा का ख क्वेश्चन आप देख सकते हो 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करना है। और इसको देखो कैसे करेंगे। तो अगर हम दूसरा का अगर हम ख वाला नंबर का क्वेश्चन अगर मैं हल करने बताऊंगा आपको, तो ध्यान से देखिए। हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस होता है tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो हमारा ये अगर हम मान निकाल कर अगर आपको बताएं, हालांकि इसका एक फार्मूला होता है, अगर हम फार्मूले पर जाएं तो हमारा और आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई स्कूल के बेस पर अगर बात करें, तो हाई स्कूल पर अगर देखा जाए तो ये फार्मूला आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं हल कर दे रहा हूँ। 2 गुणित tan 30 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा। 1 प्लस देखो tan 30 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये हमारा 2/√3 हो जाएंगे बेटा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है 1 + 1/3 हो जाएगा। अब इसके नीचे आप 1 मान करके जब आप गुणा करोगे तो ये 2/√3, और इसी के नीचे हमारा जो रिजल्ट आएगा 3 एकम 3, अब एक जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4/3। अब क्या है कि 2/√3 हो गया, और गुणा के रूप में लिखेंगे 3 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी की 4 हो जाएगा। तो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट अगर हम देखें थोड़ा, चलो हम आगे चलते हैं और बताते हैं बेटा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कटने के बाद रिजल्ट ऊपर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और ऊपर हमारे 3 मिल रहा है, नीचे 2/√3 मिल रहा है। तो एक काम करिए, √3 का ऊपर नीचे परमेकरण कर दीजिए। परमेकरण जैसे ही करेंगे तो आपको पता है 3/√3 हो जाएगा, और ये हमारा 2 गुणते प्लस 3, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, √3/2 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस हमारा जो tan स्क्वायर जो 30 अंश का जो मान है वो कितना आया बेटा, तो करनी में 3/2 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था उसका मैं ख कर चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3rd है, ठीक है ना। 3rd पर जाने से पहले हमारा कुछ क्वेश्चन है ग बताता हूँ। दूसरा का ग, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 cm स्क्वायर तथा 225 cm स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हम बताते हैं। 2 समरूप त्रिभुज हैं और इस तरह की बात कर रहा है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ग क्वेश्चन है, चलिए हम इसको बताते हैं बेटा। 2 त्रिभुज बना लेते हैं जिससे कि आज समझने में बहुत आसानी होगी। इस तरह से मान लीजिए हमने 2 त्रिभुज बना लिया। पहले त्रिभुज का नाम दे दिया ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम दे दिया PQR। इसमें आपका कह रहा है, जिसमें कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। पहले त्रिभुज का एरिया जो A1 है दिया हुआ है 169 cm स्क्वायर, और दूसरे त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है हमारा क्षेत्रफल वो दिया है 225 cm स्क्वायर है बेटा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि हम लोग चूँकि पता है कि हमारा जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। समरूप त्रिभुज का प्रमेय कहता है कि त्रिभुज का संगत भुजाओं त्रिभुज क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है A1/A2 संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी AB का अनुपात हम किसके साथ ले लेते हैं, PQ के साथ ले लेते हैं। अब इनके वर्ग के बराबर होता है, ये प्रमेय है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, A1/A2 का जो मान है, देखो A1 का मान मेरा मिला है बेटा 169, A2 का मान दिखाई दे रहा होगा 225 दिया है, और इधर हो जाएगा मेरा AB/PQ। अब इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। अब क्या है कि इसको AB/PQ लिख दो इधर, और होल स्क्वायर इधर अगर आप चाहो तो 169/225 तो लिख ही सकते हो आप। तो AB/ हमारा PQ हो जाएगा, और अंडर रूट में 169/225 कर दीजिए, ठीक।
अब आप देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 169 का वर्गमूल 13, 225 का 15, इस तरह से बेटे अगर हम यहाँ पर आपको करके बताएं शेष पार्ट को, तो आप देख सकते हो ए बी बटा जो हमारा पी क्यू यानी समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो मिला हमको वो 13/15 मिल रहा है। अनुपात में अगर दिखाना चाहें तो ए बी अनुपात पी क्यू लिख सकते हैं। ए बी अनुपात पी क्यू बराबर हो जाएगा बेटा 13/15। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो दो समरूप त्रिभुजों के जो भुजाओं का अनुपात निकालना था बेटा निकल चुका है 13/15। इस तरह से आप करोगे तब जाकर आप नंबर पाओगे। ठीक, अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। घ में कह रहा 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य जो है 45.6 किग्रा है, 6 किग्रा है। उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो भाई 12 व्यक्ति हैं, समांतर माध्य पता है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक, अब हम आपको आगे चलकर बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो घ नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सा घ नंबर का क्वेश्चन, ये भार से संबंधित है। हमारे पास फार्मूला होता है कि भार का समांतर माध्य बराबर कुल भारों का योग यानी सिग्मा डब्ल्यू बटे भारों की संख्या n। तो इसमें हमारा जो है कि दिया हुआ है भार का समांतर माध्य मतलब डब्ल्यू बार का मान दिया हुआ है 45.6 बराबर ये सिग्मा डब्ल्यू भारों का योग और संख्या जो है 12 व्यक्ति का है। तो 12 का गुणा करा दीजिए तो 45.6 इंटू 12 इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू हो जाएगा। तो सिग्मा डब्ल्यू बराबर आप लिख सकते हो क्या 45.6 गुणते 12। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए और जब गुणा करेंगे तब आपका जो रिजल्ट आएगा वो देखना है क्या होगा। तो गुणा कर दो, 12 25 60 की 0 हासिल 6 हो जाएगा, नहीं बरछंग 72 हो जाएगा। बरछंग 72 की 2 हासिल तार 12 25 60 और 7 67 हो जाएगा, हासिल 6 और बरचों 48 और 6 54 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर एक अंक पर दशमलव अगर लगा दिया जाए तो हमारा 547.2 आ जाएगा और ये हमारा सिग्मा डब्ल्यू का मतलब भारों का योग के लिए रिजल्ट आ गया बेटा। ठीक, तो इस प्रकार हमारा जो है आ गया इतना केजी, यानी हमारा 547.2 केजी हमारा भारों का योग आएगा। ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। ध्यान से आप देखते रहिए। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आने का मतलब ये है कि अगला क्वेश्चन जो है आपको कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए तो सभी खंड में आपका क का कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए हम आपको बताते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले हम नंबर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले तो हम क बताएंगे आपको। ठीक है, तो क में हमारे पास कितने संख्या है, हमारे पास 2 संख्या है। पहली संख्या है 96 और दूसरी संख्या जो हमारे पास है वो है 404 है। अगर हम इस संख्या का फैक्टर करें तो देखो पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों में इसको बदलिए। जैसे 96 है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 96 का जब फैक्टर करेंगे तो आपका 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। ठीक है, तो इसमें आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 तिहाई 96 होता है। इस तरह से और कर लेंगे, उसके बाद 404 पर आ जाएंगे। इसको लघुत्तम विधि से गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड करने के बाद इसका जो मान आता है फैक्टर वो आता है बेटा 2 गुणते 2 गुणते 101 101। अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे 404 का लघुत्तम विधि से गुणनखंड करो तो देखो काटो 2 से, 2 दूनी की 4 0 2 दूनी की 4 फिर 2 से काटो 2 1 कम 2 0 1। अब ये अभाज्य संख्या आ गया तो 101 101 बार में एक ही बार में चला जाएगा। तो इसको 2 गुणते 101 लिख सकते हैं। अब हम लोग को कहना प्रश्न का कहना है कि इसका एचसीएफ बताइए।
तो HCF निकालने का फार्मूला कॉमन फैक्टर देखिए क्या मिल रहा है, दो बार गुणा है, इसमें भी 2 बार मिल रहा है, तो 2 गुणते 2 कर देंगे, यानी कुल मिलाकर 4। यानी हम लोग का जो HCF आ गया बेटा वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है HCF वो हमारा मिल चुका है। HCF मतलब जानते हो क्या होता है, मौसा कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से, अगर हम बात करें कि अगला आपका जो क्वेश्चन है किस तरह से आप LCM कैसे निकालोगे। तो LCM निकालने का तरीका क्या है, LCM निकालना होता है तो पहली संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है उस सबको लिखना होता है। ठीक, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, ये 5 बार इसको लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। फिर आपका देखना है कि अगर दूसरा संख्या का गुणनखंड अधिक से अधिक 2 बार है, तो 2 बार मेरा पहले से दिख रहा है, 101 इसमें नहीं है, तो हम 101 लिख देंगे। तो आपको 2 से लेकर 3 तक का जो आपका करेंगे तो ये हमको 96 मिल जाएगा, 96 गुणते 101, और इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाले हैं वो मिलेगा आपको 96। ठीक है, 96 इतना आएगा बेटा। यानी आपको LCM जो है मिल चुका है कितना, 9696, 9696। ठीक है, इतना, ये हमारा आंसर हो चुका है। यानी HCF भी मिल गया और LCM भी मिल गया, दोनों मान निकालना था, दोनों निकाल चुका। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम क्वेश्चन को बता दें। पहली बात कि क्वेश्चन हम जो है कि चौथा का क लगा चुका हूँ, चौथा का ख लगाने जा रहा हूँ। यदि sin 3a बराबर cos ऑफ a माइनस 26 अंश हो तो आपको बता देना है कि आपका a का मान ज्ञात कीजिए, मतलब a एंगल बताना है कि क्या होगा। चलिए sin 3a बराबर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन अगर हमारा जो दिया हुआ है, अगर हम क्वेश्चन जो अभी लगाए हैं वो क्वेश्चन हमारा जो है मौसा से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम तीसरा का क तो अभाज्य गुणनखंड वाला मैं कर चुका हूँ। अब हम तीसरा का, ये चौथा का ख नहीं, ये तीसरा का ख अभी लगाना है बेटे। के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y - k - 3 = 0 एवं आपका इतना दिया हुआ है, युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसका k का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम समीकरण को लिखेंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 का जो ख नंबर का क्वेश्चन है, चलो इसको हल करते हैं। हल में हमारा जो समीकरण दिया है, तो पहला जो समीकरण दिया है वो दिया है kx प्लस का 3y, kx प्लस का 3y माइनस k माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा दिया हुआ है 12x प्लस का ky माइनस k बराबर 0 दिया है, समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए। इसमें करना क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके लिए k का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें जो मान चाहिए, समीकरण फर्स्ट से जो मान निकालना है, a1 बराबर k मान निकाल लीजिए, b1 का मान निकाल लीजिए। b1 का मान मेरा 3 है। उसके बाद c1 का मान निकाल लीजिए, तो माइनस k माइनस 3 है। उसके बाद हम समीकरण सेकंड से हम a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि समीकरण सेकंड से इसमें आप देखेंगे कि a2 का मान जो है 12 है, और हमारा जो b2 का मान है वो y का गुणांक में देखो k दिख रहा है, और c2 का जो मान है वो माइनस k दिख रहा है। तो चूँकि हम कहेंगे, चूँकि समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अनेक हल है तो इसके लिए कंडीशन होता है a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2। अब मान को रखिए, तो a1 का मान k है, a2 का मान 12 है, तो हमारा k बटा 12 हो जाएगा। b1 का मान 3 है, b2 का मान क्या है, k है, b2 का मान k है। उसके बाद c1 का मान है माइनस k माइनस 3 है, और नीचे c2 का मान माइनस k है। तो हमें k का मान चाहिए, तो k का मान निकालने के लिए यह पार्ट इस पार्ट के बराबर कर लेते हैं। तो k/12 = 3/k, k भाग में आकर गुणा कर देगा तो k², बांटती हैं ये 36 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से अगर देखो
तो आप देख सकते हो k का मान निकालूंगा तो वर्ग जाके वर्गमूल करेगा, लेकिन प्लस माइनस अंडर 36 k इक्वल टू प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। आप देख सकते हो k का मान हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में k का मान प्लस माइनस 6 होना चाहिए। इस तरह से मेरा आंसर आ चुका है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो ख नंबर का क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करने वाला, वो फाइनल हो चुका है बेटा। चलिए हम आपको इस अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं जिससे कि गलत होने का चांस न बने। तो क्वेश्चन नंबर बेटा जो हमारा 3 है, 3 का जो क्वेश्चन है ग नंबर का क्वेश्चन, चलिए हम इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हम आपको क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूं बेटे, ठीक है। देखो कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर होता है 2AC स्क्वायर। यानी कोण C समकोण है, यानी 90 अंश कोण है और दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस ऐसे स्थिति में अगर हम एक त्रिभुज अगर बना लें, ऐसे बना लिए और कोण C इसको कह दिए, तो A इसको कह दो, B इसको कह दो, यहाँ पे 90 डिग्री बोल रहा है और समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पे अगर हल में अगर हम बताएं समद्विबाहु, अगर त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि हमारा जो AC है वो BC के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। अब आपको देखना होगा कि अगर ये बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, तो ABC में जब चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग मतलब हो जाएगा बेटा AB का स्क्वायर, लंब का वर्ग मतलब हो जाएगा BC का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब हो जाएगा AC का वर्ग। अब चूंकि BC को हटाना है, चूंकि सिद्ध करने वाले में हमारा BC नहीं है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, BC को हम AC लिख सकते हैं। तो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर स्क्वायर जोड़ दीजिए तो 2AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AC स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो रिजल्ट लाना था बेटा, क्या सिद्ध करना था, देखो सिद्ध करना था हम लोग को AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यहाँ मेरा सिद्ध हो चुका है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब इतना करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे बेटा, ठीक। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है तीसरा का घ, और क्वेश्चन को पढ़कर मैं बताता हूँ। तीसरा का जो घ है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 4 सेमी है, ऊंचाई 14 सेमी है। बेलन की वक्रपृष्ठ हमको बताना है, वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम तीसरा का अगर मैं घ हल करता हूँ बेटे, तो इसको कैसे करोगे आप ध्यान से वीडियो को देखते रहेंगे तो मुझे पता है कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे और कोई दिक्कत होने वाला नहीं है बेटा। तो बेलन की जो त्रिज्या है R बराबर दिया हुआ है 4 सेमी, कितने सेमी, 4 सेमी। अब उसके बाद देखो इसकी हाइट भी दे रखा है, तो ऊंचाई दिया है 14 सेमी, 14 सेमी दिया है। अब कह रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए। तो बेटे इसको लिखिए ना, बेलन का वक्रपृष्ठ। अब आपके दिमाग में आएगा सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई RH होता है। तो 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 कर दीजिए और R के जगह पे लिख दीजिए 4 और ऊंचाई के जगह पे 14। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी की 14 हो जाएगा। अब 22 चौक 88 या 22 दूनी 44 हो जाएगा और 4 दूनी ये 8 हो जाएगा। अब गुणा करा दीजिए तो 8 चौक 32, 8 से 3 8 चौक 32 और 3 35, 352 हो जाएगा CM स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक। तो हमने तीसरा का घ में बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना था, जो कि आ गया है 352 CM स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है बेटा। अब आपको हम ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चौथे नंबर के क्वेश्चन पर अब हम लोग पहुंच गए और सभी खंड कीजिए हम लोग को करना है। तो सभी खंड में आपका 4 क्वेश्चन दिया है, चारों का चारों करना है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। पहले देखो चौथा के क में दिया गया है कि हमारा HCF जो है इन दोनों संख्याओं का 909 दिया है, इन दोनों संख्याओं का LCM हमको ज्ञात करना है। तो पहली बात कि हमारे पास जो संख्या है, तो कौन कौन सी संख्या है उस संख्या पर हम बात करेंगे। अब चलो हम आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको इसको करना है बेटे, ठीक। तो ऐसे स्थिति में हम लोग करेंगे क्या, पहले हम इसको बीच से लाइनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद हम हल करके बताते हैं।
इसमें हमारा जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का जो क क्वेश्चन है उसको मैं हल करूँगा। और इसमें दो संख्या दिया हुआ है बेटा, 306 दिया है और दूसरी संख्या दिया है 657। ये दो संख्या है और इसी का हमको देखना है कि एलसीएम क्या होगा। तो पहला काम हम लोग ये करते हैं कि इसके लिए हम लोग को करना क्या है। पहले तो हमारा एचसीएफ दिया हुआ है तो हम लिख लेता हूँ एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ जब दिया है तो एचसीएफ अगर हम लिखना चाहें तो एचसीएफ का मान चूँकि हमारा दिया हुआ है 9 में 9 दिया है। अब उसके बाद एलसीएम का मान कह रहा है कि एलसीएम का मान बताओ। तो हमारा फार्मूला होता है बेटा एचसीएफ गुणते होता है एलसीएम इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों जो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो मौसा गुणते लसा के बराबर होगा। एचसीएफ का मान 9 दिया है, एलसीएम का मान हमको निकालना है और यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या 306 है, दूसरी जो संख्या है बेटा वो 657 है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर अगर हम निकालेंगे तो आप समझ सकते हो 306 गुणते 657 है और बट्टे में आ जाएगा मेरा 9। 9 से काटो तो 9 सते 63 हो जाएगा और 9 तियाँ 27 ये कट जाएगा। तो हमारा आएगा 306 गुणते 73 और इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आएगा। 22,338 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर लेना बेटा तो आपको 22,338 आ जाएगा। ये एलसीएम का मान हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान है और आप ध्यान में रखिए। गुणा तो आपको आता ही होगा, गुणा करिए और सट से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको चौथा का क का हल फाइनल मैं बता चुका हूं बेटा। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलूँगा। अगला क्वेश्चन में की ओर ले चलने से पहले हम पहले तो क्वेश्चन लिख ही लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ख है वो बताने जा रहा हूं। ठीक है बेटे, तो चलिए हम आपको ख हल बताऊंगा, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। यहाँ देखो दिया है sin 3a बराबर cos ऑफ a माइनस 26 अंश हो जहाँ 3a एक न्यून कोण है, 90 से कम कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो sin 3a बराबर cos ऑफ a माइनस 26 अंश लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन sin 3a बराबर दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है cos ऑफ a माइनस 26 अंश। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसको देखो, तो इसमें साइन अगर cos इधर साइन साइन या cos दोनों साइड बनाइए तो इसको अगर हम cos में चेंज करें तो cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे हम 3a ले सकता हूं और एक cos हमारा a माइनस 26 अंश हो जाएगा ना, a माइनस 26 अंश। अब थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा कि अब क्या करेंगे, cos से cos कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा मेरा 90 अंश माइनस हो जाएगा 3 से ये हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री, माइनस 26 को इधर लाइए तो आपका 90 अंश प्लस का हो जाएगा 26 अंश और ये हमारा हो जाएगा 3a प्लस का, और प्लस का ये इधर पहले से है और इसको अगर जोड़ देंगे तो ये 116 अंश हो जाएगा, ये हमारा 4a हो जाएगा। 4 को इधर लाइए 116 अंश बटा 4 बराबर a हो जाएगा, भाग लगाइए तो 4 दूनी की 8 बचा 3, 4 9 36 इक्वल टू a हो जाएगा, यानी एंगल a बराबर 29 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से 29 अंश जो हमारा आया ये मेरा आंसर हो गया बेटा। ठीक, तो देख सकते हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है बेटा, केवल आप कास बनाकर काट के सरल कर दीजिए, आपको एंगल a मिल जाएगा। ठीक, अब हम आपको इसके बाद बताऊंगा चौथा का गो नंबर का क्वेश्चन कि आप कैसे हल करोगे बेटे। ठीक, तो ध्यान से देखते रहिए और बहुत जल्द ही आपको पूरे संपूर्ण हल आपको मैं बताने जा रहा हूं। और चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। आपको ये क्या कर रहा है, 10 मीटर लंबी, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी जो है एक दीवार से टिकाने के लिए 8 मीटर की ऊंचाई, 8 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर सीढ़ी जाकर टिकती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। फिगर तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो फिगर अगर हम बनाकर अगर बताएं बेटा तो ये मान के चलो दीवार हो गया।
ठीक है, ये धरातल हो गया। यहाँ से सीढ़ी जो है दीवार, यहाँ पे ये मान के चलो यहाँ पे खिड़की है, इसको टच करा दो यहाँ पे। ये पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा खिड़की है, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई हमारा दीवार है, और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि सीढ़ी जो है 10 मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी है सीढ़ी। और यहाँ देखो दीवार के आधार से सीढ़ी के आधार निचले सिरे के बीच की दूरी निकालना है, इसको x मीटर मान लो, इसको a कह दो, इसको b कह दो, इसको c कह दो। अब क्या करिए, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है कि हम लगाने से पहले आपको हम बता देता हूँ कैसे करना है। पहले तो समकोण त्रिभुज ABC में ले लेता हूँ, और पाइथागोरस का प्रमेय आप जानते हो कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बेटे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो लंब है, कर्ण कितना है 10 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 का स्क्वायर। लंब कितना है 8 है, तो बेटा यहाँ पे लिख दूंगा 8 का स्क्वायर। और आधार हमारा x है, तो यहाँ पे लिख दूंगा x का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि 10 का स्क्वायर बेटा यहाँ पे 100 लिख देंगे, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर, 64 को इधर ला, 100 माइनस 64 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। घटा दीजिए तो 36 बराबर x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, यानी x बराबर प्लस माइनस √36, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। 36 का वर्गमूल 6 निकाल दीजिए। इस तरह से आपको x का मान मिल गया है ना। अब इसमें ज्ञात क्या करना था हम लोग को, जो ज्ञात करना था वो बताना था हमको, बताना था ये दूरी बेटा। देखो दीवार के आधार से लेकर के सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी x का मान बताना था, और हमने x का मान निकाल चुका है। लेकिन यहाँ थोड़ा ये समझना है कि हमारा x का जो मान होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो इसमें ये हम कह सकते हैं, ऐसे कर सकते हो, देखो अगर हम प्लस चिन्ह लें तो x बराबर +6 मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो मान्य है, ये मान्य कहेंगे कि मान्य वैल्यू है। x बराबर -6 ये अमान्य वैल्यू है। क्या है, अमान्य है, क्योंकि हमारा जो दूरी है ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि दीवार के आधार से सीढ़ी की निचली सिरे तक की दूरी 6 मीटर होगा। कितने मीटर होगा, 6 मीटर होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर फाइनल हो जाता है बेटा। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा चौथा का जो घ है, कह रहा है 5.8 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए जिसमें आप 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को माप कर लिखिए भी। तो ये रचना से है, हालांकि इस बार तो रचना आपका कट भी चुका है, लेकिन रचना अगर आपको इस क्वेश्चन को जानना होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के रचना करके आपको हम बताएंगे कि कैसे रचना करोगे, ठीक है। अब आपको ले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सभी खंड कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 5 में ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 से गुणनफल 182 हो। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये आपका। चलिए हम आपको बताते हैं बेटे कि कैसे करना है। और ये जब करोगे तो कितने नंबर का है भाई ये क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटे। और चलो मैं बताने जा रहा हूँ, और बता देने के बाद 4 नंबर तुम्हारा फिक्स हो जाना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं। अब इसमें करना क्या है कि पहले तो हम एक बात करेंगे कि जैसे क्वेश्चन पहले हम डाल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर डाल लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। 5 का क मैं लगाने जा रहा हूँ और हल करूँगा। पहले हम क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही दिया हूँ, अब थोड़ा माना वाना लिख लेता हूँ। तो माना में हम लोग लिखेंगे कि इसमें आपको 2 संख्याएं ज्ञात करना है। तो 2 संख्याएं ज्ञात करना है, तो माना इसमें करेंगे क्या, पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं। अब कहेंगे कि सर दूसरी संख्या क्या मानोगे,
तो दूसरी संख्या भाई, दो संख्या का योग 27 है, उसमें से पहली संख्या घटा दो, शेष संख्या दूसरी संख्या कहलाएगी। अब क्या करना है, अब प्रश्नानुसार चलना है बेटे। प्रश्नानुसार क्या करना है, कह रहा है संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या और फिर 27 लिखो ऐसे, 27 माइनस एक्स, ठीक है ना, 27 माइनस एक्स बराबर 182, गुणनफल 182 दिया हुआ है। अब क्या करना है, गुणा करा दीजिए। तो ये 27x और x का माइनस एक्स में गुणा करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस से गुणा करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x हो जाएगा, प्लस का 182 बराबर 0। अब देखना है कि आप 182 का ऐसा गुणनखंड करिए कि आपका जोड़ने पर 27 आ जाए। तो जोड़ने पर 27 करने के लिए आपका सेटिंग जो होगा, 14 में जब 13 का गुणा 14 में 13 जब जोड़ देंगे बेटा तो आ रहा है 27, और इसमें गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो आ जा रहा है 182। 14 का 13 में गुणा करोगे तो 182 आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको हम 27 को लिख सकते हैं 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182, और नहीं आता है तो लघुत्तम विधि से गुणनखंड करके सेटिंग बना लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये एक्स को अंदर ले जाएंगे तो 14x प्लस का 13x हो जाएगा, प्लस का 182 बराबर 0। अब हम आपको आगे ले चलता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा उसको अगर हम ध्यान से करें बेटा, तो हमारा ध्यान में रखिए कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो हमको माइनस का 14x और हमको मिलेगा माइनस का 13x और प्लस का 182 बराबर 0। x कामन लीजिए तो x माइनस 14 मिल जाएगा, माइनस 13 कामन लीजिए तो x माइनस हमको 14 मिल जाएगा बराबर 0। x माइनस 14 कामन देख रहे हो है, इसमें कामन ले लो तो आपका बारी बारी से डिवाइड करोगे तो x माइनस 13 आएगा इक्वल टू 0। पहला गुणनखंड x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 14। ये भी वैल्यू मान्य के श्रेणी में आएगा, और x बराबर 13 ये भी पॉजिटिव है, ये भी मान्य होगा बेटा। अब कोई भी एक मान लेकर के आप अज्ञात मान का बता दो, जैसे हमने ले लिया फॉर x बराबर 14 ले लो या 14 ले लो। 14 अगर ले रहे हैं तो आपका पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे कहेंगे कि पहली संख्या इक्वल टू x का मान 14 हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर दूसरी संख्या बता दो। दूसरी संख्या बेटा 27 माइनस x मतलब 14 घटा दो तो 13 आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो बेटे, आपका पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 13 आ गया। इतना कर दोगे तो आपको 4 नंबर आराम से मिल जाना है बेटा, ठीक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, 5वां का ख है। उस रेखा पर जो अक्षों से a और b अंतःखंड काटती है, ऐसी रेखा है जो x अक्ष पर a काटती है, y अक्ष पर b अंतःखंड काटती है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर होता है। चलिए हम आपको सिद्ध करके बताता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन इसका मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन मैं बता दूँ बेटे, ये क्वेश्चन है हमारा 5 का ख है। क्वेश्चन नंबर 5 का ख, ये इसको हमको हल करना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। मैं फिगर एक बना रहा हूँ, इस तरह से हम x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक है। एक रेखा ऐसे गुजर गया, ठीक। अब इसमें करना है, ये मूल बिंदु हो गया, ये रेखा x अक्ष से a अंतःखंड काटता है, y अक्ष से b अंतःखंड काटता है। फिर क्या करना है, इस रेखा से इस पर लंब डाला गया है जिसको हम लोग p कहेंगे। इसको a पॉइंट कर दो, इसको b पॉइंट। इसका निर्देशांक क्या होगा, तो भुज हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, कोटि 0 हो जाएगा। यहाँ पे निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक, भुज तो 0 हो जाएगा, कोटि हमारा b हो जाएगा। अब आपको देखना ये है कि अब हम इस रेखा का समीकरण हम लोग को निकालना है कि वास्तव में क्या होगा। तो अब ऐसे इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि कह रहा है मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप p दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग इसका करते क्या है, पहले रेखा का समीकरण देखते हैं, ठीक है। तो इस रेखा का जो समीकरण है, मान लिया जाए कि रेखा का समीकरण जो है क्या है भाई, चलिए देखते हैं। माना रेखा का समीकरण जो है अंतःखंड के रूप में समीकरण x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होता है, इसको 1 कह दें, ठीक है। तो या तो
ये हो सकता है। चलो ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको मानक रूप में लिखें तो x/a प्लस y/b माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे। अब क्या करना है, अब हम लोग मूल बिंदु से ये हम समीकरण फर्स्ट यहाँ मान लेते हैं। अब क्या है कि मूल बिंदु 0 0 से रेखा 1 पर डाला गया लंब P है। तो P है तो P बराबर, देखो मूल बिंदु से डाला जाता है ना, तो मॉड ऑफ अचर पद तो -1 है बट्टे अंडर रूट में x का गुणांक का वर्ग तो 1/a है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू प्लस हो जाएगा 1/b का स्क्वायर कर देंगे। मॉड, ये देखो मॉड हटेगा तो +1 बन जाएगा, और यहाँ अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इधर मेरा p है। अब इस कर्डी को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क कर दिया जाए। दोनों तरफ वर्क करने पर, और वर्क जब करेंगे तो p स्क्वायर, एक कर्डी हट जाएगा, 1/a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/b स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। तो व्युत्क्रम का नियम लाइए इसमें, इसके नीचे 1 मान करके व्युत्क्रम नियम लगा दीजिए। व्युत्क्रम नियम लगाएंगे तो ये 1p²/1 है तो 1/p स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से देखो रिजल्ट जो लाना था बेटा वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ये हमारा लाना था रिजल्ट 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक, तो हम लोग 5वां का जो ख नंबर का क्वेश्चन है वो फाइनल हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां का ग नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए हम बताते हैं, पढ़ के पहले समझाते हैं बेटा। कह रहा एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि जो है 24 पाई सेमी तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेमी है। शंकु का आयतन ज्ञात कर, परिधि दिया है, ऊंचाई दिया है और शंकु का आयतन ज्ञात करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, और ये कितने 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करना होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये शंकु से 5वां का ग नंबर का क्वेश्चन है, इसको मुझे हल करना है। तो हमारा परिधि दे रखा है, दिया हुआ है, तो पहले छोटा जो मान दिया है ना उसको लिख लेता हूँ। ऊंचाई दिया हुआ है हमारा 5 सेमी। कितने सेमी बेटा? 5 सेमी। और कह रहा है कि हमारा शंकु का परिधि, शंकु के आधार का परिधि जो है, शंकु का आधार जो परिधि होता है, ठीक है, वो दिया हुआ है। कितना दिया है मानिए, तो दिया है बेटा 24 पाई। ठीक है, परिधि डिस्टेंस के रूप में होता है तो cm लिखेंगे। तो शंकु का आधार का परिधि वृत्ताकार होता है तो इसका सूत्र 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो 2πr बराबर हो जाएगा 24 पाई। तो पाई देखो दोनों तरफ है तो कट जाएगा, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 24। तो r बराबर क्या हो जाएगा 24/2, भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेमी हो जाएंगे बेटा। तो ऊंचाई हमको 5 सेमी और त्रिज्या 12 सेमी शंकु का मिल गया। अब निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु का जब आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई रहेगा, और आर स्क्वायर, आर का मान मेरा 12 है तो 12 का स्क्वायर करूँगा। एच हमारा 5 सेमी है तो 5 लिखूँगा। अब ज़रा ध्यान से अगर देखा जाए 1/3 पाई 12 में 144 हो जाएगा, और 1 इंटू में 5। अब क्या करिए बेटा, गुणा कराइए। तो 5 चौको 20 की 0, 5 चौको 20 की 0 हो जाएगा, हासिल 2, 5 चौको 20, 2 22, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7/3 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा पाई। अगर इसमें हम भाग लगाएं तो क्या होगा, चलो लगा के देखते हैं। तो अगर हम भाग अगर देंगे तो हमारा 3 दूनी की 6 बचा 1 हो गया 12, 3 चौको 12, 10 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो शंकु का आयतन आ रहा है इतना cm³ आ गया। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो शंकु का आयतन था वो मिल चुका है बेटा। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, शंकु का जो आयतन है वो मिल चुका है हमें 240 पाई cm³। इतना करेंगे बेटे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है घ, और 5वां के घ जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है बेटा। बार बार कहते हैं संख्यांकी में आपका जो है
कहीं ना कहीं इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आपको करने के लिए आता है। ठीक, तो कह रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों में दैनिक जेब भत्ता को दर्शाया गया है। जेब भत्ता देख रहे हो ना, यहाँ पे दिया हुआ है 11 से 13 रुपये जेब भत्ता जो है बच्चों की संख्या 7 बच्चों को मिलता है, 13 से 15 रुपये 6 बच्चों को मिलता है। इस तरह का आपका दिया हुआ है। और कहना है कि माध्य भत्ता जो है दिया हुआ है 18 रुपये, तो बारंबारता यफ ज्ञात करना है कि बेटा यफ का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा जो माध्य दिया है वो, इसके माध्य देने का मतलब इसको यफ का कैलकुलेट हम आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम आपको पहले इसको बताते हैं कि कैसे हल करना है। तो पहले माध्य निकालने के लिए पहले दैनिक जेब भत्ता के लिए कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा दैनिक जेब भत्ता, ठीक है, रुपए में रहेगा। अब यहाँ पर आप दूसरा बच्चों की संख्या, दूसरे कॉलम में बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या के मतलब ये समझना है बारंबारता है ये। अब आप करेंगे क्या, वर्ग को लिखेंगे, 11 से 13 लिखेंगे, फिर 13 से 15 लिखेंगे, फिर हमारा 25 तक ऐसे ही पहुंचना है। तो 15 से हो जाएगा 17, 17 से हो जाएगा 19, 19 से हो जाएगा 21, और 21 से हो जाएगा 23, और 23 से हो जाएगा 25। अब बारंबारता की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा 7, उसके नीचे रहेगा 6, उसके नीचे रहेगा 9, फिर मिलेगा 13, फिर रहेगा इसके नीचे यफ के नीचे आ जाएगा 5 के नीचे आ जाएगा 4। इस तरह से हम लोग को मिल चुका। ठीक, इसके बाद हम वर्ग की अंतराल जो वर्ग के रूप में दिया है इससे हम निकालेंगे एक्सआई का मान, एक्सआई का मान निकालेंगे। और एक्सआई का मान जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, इन दोनों को जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 3 और 1 4 और 1 1 2 यानी 24/2, यानी हमारा वर्ग का मध्यमान में ये 12 आ जाएगा। 2 का अंतर है, यहाँ पे हमारा 14 आ जाएगा, इसके सीध में 16, इसके सीध में 18 हो जाएगा। और इसमें अगर देख यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब यहाँ तक आने के बाद क्या है, अब प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के लिए हमको किसके लिए कॉलम बनाना पड़ेगा, बारंबारता एफआई का एक्सआई के साथ गुणा। एफआई का एक्सआई के साथ गुणा अगर करना होगा तो देखो बरसते 84, ये हमारा 84 हो गया। और जब 6 का 14 में जब गुणा करेंगे तो हमको जो है यहाँ भी 84 ही मिलेगा। और 16 की 144 होता है, तो यहाँ पे हम 144 कैसे लिखेंगे, 441 लिखेंगे। 18 का 13 में जब गुणा करेंगे तो हमको 234 मिलेगा, तो 234 मिलेगा। फिर हम 20 का एफ में गुणा करेंगे तो हमको 20 एफ मिलेगा। और फिर 22 का 5 में गुणा करेंगे तो 22 पच्चे 110 हो जाएगा। फिर 24 चौको 96 होता है, इसमें गुणा कर देंगे तो 96 आ जाएगा। और इस तरह से बेटे अगर देखा जाए तो मेरा जो रिज़ल्ट आया है, कॉलम पर्याप्त बन चुका है। आगे का काम करना है, योग कर दीजिए, बारंबारता का योग सिग्मा एफआई। इस सारे नंबर को जो जोड़ेंगे बेटा तो हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलने वाला है 44 प्लस एफ मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको इसका योग चाहिए, तो सिग्मा हो जाएगा एफआई एक्सआई, और इसको आप जोड़ लेना, मैं जोड़ चुका हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगा एडिशन, वो हमारा 752 प्लस हमारा जो रिज़ल्ट आएगा 752 प्लस आ जाएगा 20 एफ। ठीक है, इसको आप जोड़ोगे तो इतना पाओगे। अब क्या करना है, अब हम लोग जानते हैं कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफआई एक्सआई बटा होता है फार्मूला सिग्मा एफआई। अब क्या करना है, सबका मान रख दीजिए। चूँकि माध्य हमारा जो दिया हुआ है 18 रुपये दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 18, और इसका मान दिया है 752 प्लस 20 एफ हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई बारंबारता का योग यानी 44 प्लस एफ हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अगला जो हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें हम लोग को करना क्या है, ये आकर इसमें गुणा करेगा। जब गुणा करेगा तो हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 44 प्लस एफ बराबर हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ।
अब ये 18 का जब 44 में जब गुणा होगा तो 18 का जब 44 में गुणा होगा तो 792 आएगा। कितना आएगा? 792 आएगा। प्लस का ये हो जाएगा 18F और ये हो जाएगा 752 प्लस का हो जाएगा 20F। अब इसमें अगर देखा जाए एक तरफ लाइए तो ये हो जाएगा 18F और ये हमारा माइनस का 20F, ये इधर आएगा तो 752 माइनस 792 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो माइनस का 2F आएगा और इधर जब हम घटाएंगे तो हमारा माइनस का 40 आएगा। अब क्या करिए, F बराबर माइनस का 40 बटा माइनस 2, माइनस माइनस का भाग प्लस, 40 में 2 से भाग लगाएंगे तो 20 आ जाएगा बेटा। इस तरह से हमारा जो है कि F की जो वैल्यू है वो 20 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया और मान जो है प्राप्त कर लिया। किसका मान मिल गया? हमें मान मिल चुका है F का। ठीक है बेटे, तो आप इस तरह से जब आप हल करोगे तब आपको जो है कितने नंबर मिलेंगे? ये क्वेश्चन 4 नंबर के है बेटा। ठीक, 4 नंबर आपको मिलेगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपका बोर्ड में आएगा ही आएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे से। ठीक, तो ये आपका 5वां का जो घ है वो हम फाइनल करके F का मान प्राप्त कर चुके हैं 20। अब हम आपको सभी खंड कीजिए 6वें क्वेश्चन पर ले आता हूँ। 6वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 6वां क्वेश्चन में भी हमारा 4 क्वेश्चन है। 6वां करने के बाद बहुत जल्द ही फाइनल हो जाएगा, 8वां में करके लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो ये भी बहुत आसान है। 6वां का क, 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सम संख्या को कैसे आपको हल करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन का, तो ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से आप देखेंगे और क्वेश्चन नंबर जो हम करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है हमारे पास 6 और 6 का मैं क क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ। तो इसमें 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्या कह रहा है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना 2 क्रमागत सम संख्या जो होती है संख्या 2x व 2x प्लस 2 है। ठीक, अब इसमें करना क्या है कि जब 2 हमको मिल गया सम संख्या, जो मान लिए कि 2x है और दूसरा 2x प्लस 2 है, तो ऐसे स्थिति में हमको करना क्या है, वर्गों का योग कह रहा है 244 है। देख रहे हैं ना, वर्गों का योगफल 244 दिया है। तो पहली सम संख्या का वर्ग कर लेता हूँ। तो पहली सम संख्या का वर्ग मतलब 2x का स्क्वायर कर लेता हूँ। दूसरी सम संख्या का वर्ग मतलब 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो वर्गों का योग 244 है, तो लिखूँगा तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर मतलब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोला जाए, ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा जो है 4x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2, a के जगह पे 2x, b के जगह पे 2, b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर बराबर 244। तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसको भी लिख देंगे और ये 2 दूनी के 4 दूनी की 8x हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर 4, ये 244 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 8x स्क्वायर प्लस का ये 8x हो जाएगा, इधर आएगा तो 4 घट जाएगा तो माइनस का 240 हो जाएगा इक्वल टू 0। 8 से भाग जा रहा है, भाग दे दीजिए तो x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, 8 3 की 24 माइनस का 30 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब घटाने पर हमारा जो है कि x का गुणांक 1 आना चाहिए। तो यार कितना है, 2 तिहाई 6 पच्चे 30। अब आपका देखो घटाओ तो आना चाहिए 1, तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ 6 माइनस 5 लिख दीजिए इंटू x माइनस 30 बराबर 0। अब x स्क्वायर प्लस कर दो, x को अंदर ले जाओ, 6x माइनस का 5x हो जाएगा माइनस का 30 बराबर 0। अब क्या करना है बेटे, x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोल दो तो 6x माइनस 5x आ जाएगा माइनस 30 बराबर 0। x कामन ले लो तो x प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 5 कामन ले लो तो x प्लस 6 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पे x प्लस 6 कामन ले लोगे तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमें x का जो मान मिल रहा है x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर धनात्मक सम संख्या बोला है, तो ऐसे स्थिति में माइनस से a तो अमान्य हो गया। ठीक है, और दूसरा मान हमारा x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर 5 आ गया, ये पॉजिटिव मान है, ये हमारा मान्य होगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि मान्य वाला जो मान है उसको ले करके, ठीक है, तो हम मान्य वाला मान ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ,
x बराबर 5, x बराबर 5 अगर ले करके हम निकालेंगे, इसमें डालेंगे, तो आप देख सकते हो 2x प्लस है, x के जगह पे 5 डालोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 जोड़ देंगे 12, तो 10 और 12 हमको 2 क्रमागत सम संख्या मिल जाएगा। तो अतः करके लिख देंगे, अतः 2 क्रमागत सम संख्या कौन हो जाएगा, पहला 10 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और अगला होगा 5 दूनी 10 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो इस तरह से बेटे क्वेश्चन करेंगे तो 4 नंबर और आप प्राप्त कर लेंगे। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हल्के मत लीजिएगा, इसको बार बार देखते रहिए वीडियो को और तैयार करते रहिए बेटा। हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6वां का ख, दी गई आकृति में त्रिज्यखंड हमारा दिया हुआ है OACB 3.5 सेमी त्रिज्या का वाले वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसके पास त्रिज्या 3.5 सेमी है। अब कहना है कि हमारा OD जो है O से D तक 2 सेमी दिया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का चतुर्थांश भाग का एरिया पूरा है, उसमें से हम इस त्रिभुज का एरिया घटा देंगे। तो हम इसमें चतुर्थांश वाले भाग से जब इसका एरिया जब घटाएंगे तो कैसे करेंगे भाई, चलिए हम आपको दिखाते हैं करके। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ख नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड है क्वेश्चन। चलो पहले हम फिगर को बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक। तो ये हमारा जो 3.5 सेमी त्रिज्या का एक हमारा यहाँ से लेकर ऐसे जो है कि हमारा एक वृत्त का चतुर्थांश भाग है, और इसका जो हमारा जो एरिया इसी का निकालना है। और ये हमारा जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है 90 डिग्री है, 90 अंश। और ये हमारा देखो यहाँ पे ये केंद्र O है, यहाँ पे D है, OD हमारा 2 सेमी है, ठीक। अब हमें इस छायांकित भाग का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हमारा वृत्त का जो चतुर्थांश दिखाई दे रहा है उसका एरिया निकालते हैं। तो पहले हम लिखते हैं छायांकित भाग का त्रिज्या। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का चतुर्थांश है तो 1/4 पाई r स्क्वायर, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो एरिया आप लिख देते हैं, एरिया आप इसको हम लोग जो है कह दे देंगे, इसको कहा गया है A और इसको कहा गया है B और बीच में ये पॉइंट है C। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को क्या नाम से देंगे, OBD। तो त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल घटाना है। चलिए 1/2, और इसमें करना क्या है कि इसमें पाई को रहने देते हैं, या तो पाई का मान 22/7 रख देते हैं। त्रिज्या का काम देखो ये कर रहा है, यानी 3.5 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा कर लेते हैं, इसका 1/2 हो जाएगा। और आधार के मतलब 3.5 और लंब के मतलब क्या हो जाएगा, तो लंब के मतलब 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 इसको काट देंगे, और 7 से हम लोग इसको काटेंगे तो 7×5 = 35 ऐसे काटेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 से भी हमको लग रहा है कटने का तो चांस नहीं है। चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें क्या कर लीजिए कि ये हमारा जो है 22/110, यानी 1/3 22/110, और एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, और 3.5 माइनस 3.5 है। एक काम कर लीजिए, 3.5 कामन ले लीजिए, तो ये 11/3 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। 3 एक कम 3 में से 11 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 8/3, यानी हो जाएगा 3.5 गुणते 8/3। अगर इसमें अगर हम जो है गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 8×5 = 40 की 0 हासिल 4, 8×3 = 24 और 4 = 28। तो हमारा ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा रिजल्ट भाई, 8×5 = 40 की 0 हासिल 4, 8×3 = 24, 4 = 28 और बट्टे हो जाएगा 3, और एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव हो जाएगा।
और इसको अगर हम लोग भाग कर दें तो भाग करने के बाद 3 9 27 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 है, ये 4 है बेटा। अगर ये 4 है तो यहाँ 4 रहेगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 ना, तो 11 - 4 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, 7/4 हो जाएगा बेटा ना, और 7/4 हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग आगे कैसे करेंगे भाई, आगे के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करिए ना, आप गुणा कर दीजिए। अब गुणा जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ जो जगह है इसका यूज़ करते हैं, तो 7 × 5 = 35 की 5 हो जाएगा। 7 × 5 = 35 की 5, 7 × 5 = 35 की 5 हासिल 3, 70 21 और 21 और 3 24 हो जाएगा। और एक अंक के बाद दशमलव और नीचे हमारा हो जाएगा 4। अगर इसमें हम भाग लगाएं तो क्या हो जाएगा, तो इसमें भाग अगर लगाते हैं तो हो जाएगा 4 × 6 = 24, 4 एकम 4, 1 बचा हो गया 10, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, यानी हमारा 6.125 सेमी स्क्वायर आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हम लोग का आंसर हो गया बेटा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ख है। इतना करेंगे तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको बताते हैं बेटा। यहाँ पे इसका कहना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो ग है 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी जो दिया हुआ है, इसमें अगर देखा जाए एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, और उसके बाद ये भी कह रहा है कि दिए हुए संगत त्रिभुज का ये आपका 7/5 गुनी हो जाएगी। कुल मिला के ये क्वेश्चन रचना से है। रचना के लिए हम एक सेकेंड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें आपको हम हल करके बता देंगे बेटा। ठीक, छठवां का जो घ नंबर का क्वेश्चन है उसको चलिए बताते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी से माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका भी श्योर आपका जो है कि बोर्ड में आता है। चलिए हम आपको बहुत जल्दी ही आपको माध्यिका हम निकालने बता देता हूँ निकाल करके कि किस तरह से आप हल करोगे तो 4 नंबर मिलेगा। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20 से आपका 50 तक आया है, और बारंबारता तो इसके हिसाब से 6, 9, 12, 8, 15 दिया है। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारा है बेटे उसके अकॉर्डिंग हम चलो आपको हल करके बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 का जो घ नंबर का क्वेश्चन है बेटे, उसको मैं हल करने जा रहा हूँ। इसमें हमारा पहला जो कॉलम है वो वर्ग अंतराल का है। ठीक है, वर्ग अंतराल रहेगा, और दूसरा जो कॉलम है उसमें है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता है। ठीक, और अगला जो कॉलम जो बनेगा बेटा उसमें निकाला जाएगा संचयी बारंबारता। ठीक है ना, संचयी बारंबारता। यार देखो, ये आपका जो वर्ग अंतराल दिया है ना, 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है। ये इतना आसान क्वेश्चन होता है कि आप अगर ध्यान से समझोगे बेटे ना, तो मैं समझता हूँ कि कठिन तो लगना ही नहीं है। बारंबारता दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, 8 दे रखा है और 15 दे रखा है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही होगा। संचयी बारंबारता निकालने के लिए 6 को उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 6 को पहले उतार लो, 6, फिर उसके बाद नीचे वाले बारंबारता के सामने 6 को उतारिए, 9 को जोड़ दीजिए, 9 × 6 = 15 हो जाएगा। 15 को 12 के नीचे उतार दीजिए, यहाँ 12 के सामने, तो ये हो गया 15 और प्लस 12 बराबर इसको जोड़ दो भैया, तो हो जाएगा 5 × 2 = 7 और 1 × 1 = 2 27 हो जाएगा। और 27 को 8 के नीचे 8 के सामने उतारो, 27 + 8 हो जाएगा। तो 8, 7, 15 की 5 हासिल 1, 2 और 1 3 35 हो जाएगा। अब क्या करिए, 35 को 15 के सामने उतार दीजिए और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 50। ठीक है, इस तरह से हमारा आ चुका है 50। संचयी बारंबारता में जो हमारा योग तो यहाँ लिखेंगे n बराबर जो लास्ट वाला मान होता है वो 50 का होता है। अब हम आगे की बात बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। n निकलने के बाद n/2 निकालते हैं, 50/2 यानी 25। 25 देखो किस संचयी बारंबारता में आ रहा है, इसमें आ रहा है।
तो जिसमें आ रहा है उसके सीध में आइए तो ये माध्यक वर्ग मिल गया, माध्यक वर्ग, और ये माध्यक वर्ग की बारंबारता मिल गया। एफ का मान यहाँ से मिल जाएगा। और देखो माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाला जो माध्यक वर्ग के सामने जो संचयी बारंबारता जस्ट ऊपर वाला जो मान होता है वो सी एफ, संचयी बारंबारता का मान सी एफ का मान होता है। ठीक है, तो हमें अच्छा यहाँ पे एल का भी मान चाहिए, तो इसका निम्न सीमा हमारा 20 है। एफ का मान चाहिए तो एफ हमारा क्या है 12 मिल चुका है। हमारा सी एफ क्या है तो सी एफ का मान मुझे 15 मिल चुका है। अब आपको मैं फार्मूला वर्ग अंतराल की बात करें तो उस सीमा देखो 10 और 10 से 20 है, तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस निकालेंगे 10, तो ये हमारा वर्ग की माप 10 आ गया। अब माध्यिका के लिए हमारे पास फार्मूला होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरा यफ इंटू हो जाएगा यच। यल का जो मान है वो हमारा यल का मान देखो बेटे यहाँ 20 है, प्लस लगाओ n/2 का मान कितना आया है यहाँ पे तो 25 आया है। सी एफ का मान कितना है तो 15 है, 15 लिख दीजिए। उसके बाद नीचे हमें एफ के मान से डिवाइड करना है, एफ का मान 12 है इंटू में एच का मतलब 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि आगे क्या किया जाए, तो ये हो जाएगा मेरा 20 प्लस इसको घटा दो तो 10 और ऊपर वाला गुणा करेगा तो 10, नीचे हो जाएगा 12। अब आप देखेंगे कि हो जाएगा 20, 10 10 में 100 और ये आप 12 से भाग लगाएंगे, 4 से काटिए तो हो जाएगा 4 3 12 और ऊपर आ जाएगा 25। तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है बेटा वो हमारा 20 प्लस 25/3 आ रहा है। अगर मैं 20 प्लस भाग लगा दूं तो तीनों बट्टे हो जाएगा 24। ठीक है, तीनों बट्टे हो जाएगा 24 और पॉइंट लगाओ और एक बचा था तो हो जाएगा 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 10। अब इसको जब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद हमारा जो माध्यिका आएगा m बराबर आ रहा है 28.33। ठीक है, तो बेटा माध्यिका हमारा मिल चुका है 28.33। चलिए अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 7वां का क, जो कि बहुत ही आसान है। बहुत जल्द ही इसको लगाने के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब जो पेपर में आ रहा है 8 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है बेटा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 7वां का क मैं बताने जा रहा हूँ हल। ठीक है, नॉन स्टॉप जो है मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखते रहिए कैसे इसको लगाना है। जैसे पहला इक्वेशन 5/x-1 दिया हुआ है, x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 दिया है बेटे, समीकरण फर्स्ट मान लो इसको। दूसरा इक्वेशन दिया है 2/x-1 और -1/y-2 दिया हुआ है, इक्वल टू 1/3 दिया है, इक्वेशन मान लेते हैं इसको सेकेंड। अब क्या करना है देखो 1/x-1 1/x-1 1-1 1/y-2 दे रहा है दोनों समीकरण में। तो जो कॉमन चीज़ें दिखाई दे रहा है आप मान जाओ कि 1/x-1 को p कह दो और 1/y-2 को q कह दो। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इसके हिसाब से परिवर्तन अगर करें तो ये 1/ आपका जो है x-1 को अगर p लिख देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 5p प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके जगह पे q और बराबर हो जाएगा 2। ये समीकरण बनेगा थर्ड। यहाँ पर आ जाओ नीचे वाले में तो ये हमारा हो जाएगा 2p माइनस इसको लिख देंगे q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, इक्वेशन बन जाएगा 4। यहाँ पे तो बहुत आसान हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू कट रहा है, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर हल कर दीजिए। जोड़ने पर करेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएगा, 5p और 2p जोड़ देंगे तो 7p हो जाएगा और इधर हमारा 2 + 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान करके हल करिए 3 दूनी 6 एक जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7p। अब यहाँ पर देखेंगे 7 से दोनों तरफ भाग लगा दीजिए तो ये p हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब p का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए, तो ये आप जब रखेंगे p का मान समीकरण थर्ड में रखने पर और जैसे ही थर्ड में रखोगे तो हमारा है 5 गुणित p का मान 1/3 प्लस का q बराबर 2।
ये 5/3 प्लस का क्यू बराबर 2, तो यानी क्यू बराबर 2 माइनस 5/3, 3 दूनी 6 में से जब 5 घटेगा तो 1/3 यानी क्यू बराबर 1/3। यानी बेटा देखा जाए तो हमारा p का मान 1/3 आया है और q का मान भी 1/3 आया है। अब अगला काम करिए, p को चेंज कर दीजिए। p का रियल मान क्या है 1/x-1, तो यहाँ पे 1/x-1 इक्वल टू 1/3 पलट दीजिए तो x-1 पलट दीजिए तो इसको 3 हो जाएगा, -1 को उधर ले जाइए तो 1 + 3 यानी x का मान कितना आ जाएगा 4। अब q का रियल मान क्या है बेटा, q का रियल मान है 1/y-2, तो 1/y-2 बराबर 1/3 पलट दीजिए तो y-2 बराबर 3 हो जाएगा। y बराबर -2 को इधर ले जाओ तो +2 + 3 हो जाएगा, यानी जोड़ दीजिए बेटे तो आपका आ जा रहा है 5 यानी x बराबर 4 और y बराबर 5। तो आप देख सकते हैं x का मान 4 और y का मान 5 आ चुका है बेटा। ये हमारा 7 का क का जो समीकरण था जो लॉन्ग क्वेश्चन में है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा और वीडियो को बार बार देखते रहिए, मित्र साथी में शेयर भी करते रहिएगा, जो भी वीडियो हम लेकर आए आपके लिए आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए हम आपको मैं अतः करके आंसर बता दिया कि x का मान 4 आ रहा है, y का मान 5 आ रहा है बेटा, यही आपका आंसर है। चलो मैं दिखा देता हूँ, देख लो x का मान 4 y का मान 5 है और यहाँ पर भी मान आ चुका है। अब हम अगला जो क्वेश्चन करने वाला हूँ अब उसको ध्यान से देखिएगा। हमारा जो 7वां का ख नंबर क्वेश्चन है उसके बाद समाप्त हो जाएगा और बहुत ही आसान है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इसको करना है। यहाँ ख क्वेश्चन में जो करना है बेटे उसके लिए करना क्या है, ये वाला जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है वो लगा लेना है। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 अंश है। क्षैतिज तल पर एक स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़ा एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जिसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश पाया गया है। मीनार की ओर 40 मीटर जब चला गया है तो उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है। चलिए हम आपको बताते हैं, जिस बिंदु का नाम ले रहा है ना धरातल पर स्थित, वो बिंदु O यहाँ पर है। कुछ दूरी पर मान लो इस तरह से मेरा मीनार यहाँ पे है। जब यहाँ से वो बिंदु से जब मीनार के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण जो मिलता है वो 30 अंश। जब वो से कुछ दूरी चल करके मान लो इस पॉइंट पर पहुँचता है जिसका नाम A है, फिर देखता है मीनार के शिखर को तो एंगल जो मिलता है वो मिलता है बेटे कितने अंश, तो 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर चला, 40 मीटर चला। जब यहाँ से लेकर O से लेकर A तक, तो A पर पहुँचने के बाद जो उन्नयन कोण फिर शिखर को देखा तो 60 अंश पाया। इसको अगर जो मीनार है इसका नाम दे दिया जाए BC, ठीक। मीनार की ऊंचाई को मान लिया जाए h मीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको मान लिया जाए x मीटर। अब हम लोग को क्या है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी h का मान ज्ञात करना है। अब क्या करना है, इसको बारी बारी त्रिभुज को ले लेना है, उसके बाद ये आ जाएगा मान। तो पहले तो हम क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 का जो ख नंबर का क्वेश्चन है उसी को हम लोग हल कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक। अब जो है छोटा त्रिभुज ले लीजिए ABC, इसका नाम दे दीजिए त्रिभुज ABC। ABC में जब हम लेंगे tan 60 अंश बराबर लंब के मतलब h लिखूंगा, आधार के मतलब x लिखूंगा। tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो tan 60 अंश का मान √3 होता है, h/x हो जाएगा। अब क्या करना है कि x आकर गुणा करेगा इसमें, तो √3 गुणते x बराबर h हो जाएगा। x का मान निकाल लो तो h/√3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लिया जाए फर्स्ट। अब आप बड़े त्रिभुज ले लीजिए जिसको OBC कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज अगर हम बात करेंगे OBC का, ठीक है, तो OBC में अगर हम चलेंगे तो क्या आएगा, तो OBC में अगर हम हल करेंगे तो आप देख सकते हो 30 अंश लेकर चलना है। tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब के मतलब ये h हो जाएगा, आधार के मतलब OB का मतलब हो जाएगा 40 + x। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा हो जाएगा 40 + x हो जाएगा। ये आकर गुणा करेगा तो हो जाएगा 40 + x बराबर √3h। अब x का मान यहाँ पे मिला हुआ है, ये 40 हो जाएगा। x का मान h/√3 मिला हुआ है इक्वल टू √3h हो जाएगा।
अब क्या करिए, एच वाले को एक तरफ ले जाइए तो एच बराबर हो जाएगा √3h माइनस एच बाई √3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला जो रिज़ल्ट होने वाला है, अगर यहाँ पे अगर मैं हल करूँ तो ये 40 लिखूँगा और यहाँ पर देखो ये इसका गुणा हो जाएगा तो फ्रेश 3s हो जाएगा माइनस एच और ये हो जाएगा √3। ये भाग में आकर गुणा करेगा तो 40 √3 और ये हमारा हो जाएगा घट करके 2h। 2 गुणा में आ जाएगा भाग में तो 40 करनी में 3/2 बराबर h हो जाएगा और 2 से बेटा जब काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 20। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा h बराबर 20√3 मीटर। इस तरह से हमारा जो मीनार की ऊंचाई है वो फाइनल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बेटा हमारा जो पेपर था, ठीक है, कौन सा पेपर था भाई, जो हमारा सेट 1 2022 का 822 AV कोड का जो क्वेश्चन पेपर था गणित का, उसको हमने संपूर्ण हल आपको करके बता दिया है। और इस वीडियो को बार बार देखते रहिए और अपने मित्र साथी में शेयर भी करिए और सब्सक्राइब इस चैनल को करना भूलिए मत बच्चों, जिससे कि जो भी वीडियो डाले आपके पास पहुंच जाए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए और इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों थैंक यू।